हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे आयुआन की आवाज़ आती है जो धीरे से विंग के चेस्ट पर मार रहा था। आयुआन कहता है, गागा गागा प्लीज़ उठ जाइए, हमारे यहाँ कुछ विजिटर्स मिलने आए हैं। क्या विजिटर्स? लेकिन जेंतियान पैलेस में तो कोई कभी विजिटर आया ही नहीं। विंग ज़बरदस्ती अपनी आंखों को ओपन करता है, पर तभी वो फिर एक बार अपनी आंखों को खिड़की से आ रही रोशनी से बचने के लिए अपनी हाथ से कवर कर लेता है। विंग यौन करता है और आयुआन की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, आयुआन तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ कभी कोई विजिटर नहीं आता। तभी आयुआन अचानक से विंग के ऊपर आ गया, जो कि उसका फेवरेट तरीका था विंग को उठाने का। उसका काफ़ी बचपन विंग के साथ बीता था, इसलिए लिटिल आयुआन को किसी फॉर्मेलिटी के बारे में नहीं पता था जब वो अपनी एम्प्रेस को बुलाता था। पर विंग को आयुआन के मुंह से अपने लिए ग सुनना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो आयुआन को अपनी फैमिली मानता था। तभी आयुआन एक्साइटमेंट के साथ बोला, पर इस बार हमारे यहाँ विजिटर आए हैं, सच्ची में आए हैं, वो भी मेन पैलेस से। उन्होंने कहा है कि वो मेन पैलेस से आए हैं। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। क्या मेन पैलेस? वो पूरी तरह से नींद से जाग चुका था, लेकिन उनका मेन पैलेस से तो कोई लेना देना ही नहीं था। तभी विंग सोचता है, इसका लेना देना जो कल मेरा और एम्परर का आमना सामना हुआ था उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ना ये सब। विंग जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर जो हेयर टाई रखी हुई थी उसे उठाता है और किसी तरह से अपने हेयर्स को देखने लायक स्थिति में टाई अप करता है। वो एक पोनीटेल बनाता है। अपने बेड के बगल में पड़ी हुई एक रेड कलर के क्लोक को विंग पहनता है। वो क्लोक काफ़ी बड़ा था, जिससे उसके कॉटन वाइट रोब्स जो वो हर रात सोने से पहले पहनता था वो ढक जाएगा। इसके बाद विंग भागते हुए अपने पैलेस के मेन डोर की तरफ जाता है, जहां उसे विजिटर्स मिलने थे। ऑलरेडी उसके सर्वेंट्स और गार्ड्स एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए थे। उनके सर नीचे की ओर झुके हुए थे और वो बो कर रहे थे। उन्हें देखकर विंग को समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आया होगा। विंग जल्दी से उन सब में सबसे आगे जाता है और जहां वो रॉयल पर्सन खड़ा हुआ था, वो कुसुलैन के उस खूबसूरत फेस वाले रॉयल पर्सन के द्वारा ग्रीट किया जाता है। उस पर्सन ने वाइट और ब्लू कलर की रोब्स पहनी हुई थी और उसके स्लीव्स पर काफ़ी डिटेल में ड्रैगन बने हुए थे। विंग को समझ में आ गया था कि वो इम्पीरियल फैमिली के मेंबर से डील कर रहा है, लेकिन ये एम्परर नहीं था जो जेंतियान पैलेस में विंग से मिलने आया था, और नहीं तो ये एम्परर लानवांगजी का भाई था। ये एम्परर का दूर का कज़न था और वो भी काफ़ी यंग भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विंग से लगभग 5 साल छोटा हो। विंग राहत भरी एक सांस लेता है, कम से कम ये एम्परर नहीं थे। वो उस लैंड रॉयल को वेलकम करता है, और पर उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे रॉयल पर्सन से कैसे बात करे। ये पहली बार था जब विंग अपने पैलेस में विजिटर्स को रिसीव कर रहा था। अब तक सारी तमीज़ तो खिड़की के बाहर कहीं फेंक दी गई थी। विंग ने अपने पैलेस के अकाउंट्स के बुक्स में ज़्यादा ध्यान दिया था, बजाय इसके कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न था इस विज़िट का, क्या रीज़न था उस रॉयल पर्सन का यहाँ जेंतियान पैलेस में आने का। तभी वो कुसुलैन रॉयल मिस्चीवियस तरीके से खुद को विंग को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। उसकी आंखें हनी यानी कि शहद की तरह ब्राउन कलर की थीं, पर विंग ज़्यादा देर तक उन आंखों की तरफ नहीं देख सकता था, क्योंकि सनलाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। वो रॉयल पर्सन विंग से कहता है, मैं हूँ लान जिंगी। मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे तो ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, और मुझे पर्सनली एम्परर के द्वारा यहाँ भेजा गया है। मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ।
ये बात सुनते ही विंग के गार्ड्स और सर्वेंट्स सभी शॉक्ड हो गए। पहली बार था जब जेंतियान पैलेस में एम्परर के द्वारा स्वीकार किया गया था और ऊपर से एम्परर ने विंग के लिए गिफ्ट्स भी भिजवाए थे। विंग घबरा गया और लान जिंगी के पीछे खड़े हुए सर्वेंट्स की ओर देखते हुए बोला, क्या क्या क्या? लान जिंगी वहाँ अकेला नहीं आया था। लान जिंगी उन सर्वेंट्स को आगे आने के लिए कहता है। वो विंग से कहता है, एम्परर को पता चला है कि योर हाइनेस को ड्रैगन फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए हमें आपके लिए 100 से 1000 ड्रैगन फ्रूट्स आपको देने का ऑर्डर दिया है। ये इतने सारे हैं कि पूरा स्टॉक कई महीनों तक पूरे विलेज का पेट भर सकता है। लान जिंगी खुद के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा था, ऐसे जैसे कि वो किसी महान काम के लिए निकला हो, वो भी सिर्फ उन फ्रूट्स को एम्प्रेस के डोर स्टेप पर देकर। विंग को अपने पीछे खड़े वेंस की खुशी से चीयर करने की आवाज़ें सुनाई दी, पर तभी वो कोल्ड वॉइस में लान जिंगी से कहता है, इन सबको वापस ले जाओ। अचानक से सबकी वो हंसी और मुस्कुराहट बंद हो गई। लान जिंगी चौंक गया और बोला, पार्डन योर हाइनेस। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने गलत सुना हो। विंग अपनी मुट्ठी कसकर बांधता है और कहता है, इन फ्रूट्स को योर मैजेस्टी के पास वापस दे दो जाकर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसका शरीर कांपने लगा था। आज से पहले विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आया था। इस एक मोमेंट में विंग को यह एहसास हो गया था कि इतने टाइम बाद भी एम्परर को लगता है कि वो विंग को ख़रीद सकते हैं। विंग कहता है, मुझे ये नहीं, इनमें से हर एक को वापस ले जाओ। लान जिंगी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने इस तरह के रिस्पांस की कोई उम्मीद नहीं करी थी। आज से पहले किसी ने भी एम्परर को मना नहीं किया था, क्योंकि किसी की कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी सिवाय। लान जिंगी कहता है, योर हाइनेस, आप मैजेस्टी की काइंडनेस को मना करेंगे। विंग को हंसी आ रही थी। वो कहता है, क्या कहा? काइंडनेस? लान जिंगी, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे इतने सारे ड्रैगन फ्रूट्स देकर बदले में एम्परर मुझसे क्या चाहते हैं? लेकिन जैसा उम्मीद की गई थी, लान जिंगी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे पता था कि दुनिया में अच्छा काम जैसे ही कोई चीज़ नहीं होती है। हर कोई बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपेक्ट करता ही है। विंग फिर से कहता है, लान जिंगी, मुझे बताओ, एम्परर मुझसे क्या चाहते हैं? लान जिंगी धीरे से कहता है, हिज मैजेस्टी यानी कि एम्परर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। वो बहुत एम्बेरस फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एम्प्रेस उसके अंदर तक झांक चुकी हैं। वो समझ चुकी थी कि जिंगी क्या कहना चाह रहा है। लान जिंगी कहता है, योर हाइनेस, एम्परर चाहते हैं कि आप मेन पैलेस में जहां वो रहते हैं वहां पर आप उनके साथ खाना खाइए। विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। 6 महीने पहले यही सब था जो वो चाहता था। पुराना विंग बस एम्परर की स्वीकृति से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जब वो अपनी वेडिंग नाइट पर अपने बेड पर अकेला उस रूम में बैठा हुआ था। 6 महीने पहले विंग को उम्मीद थी, उसके सपने थे। वो बस एम्परर का प्यार पाना चाहता था, जिसे वो जानता तक नहीं था, और उस प्यार को पाने के लिए विंग कुछ भी कर सकता था। इसके लिए सिर्फ एक बार एम्परर को विंग के चेहरे की तरफ देखने की ज़रूरत थी। उन रोब्स और बिखरी चोटी में विंग शायद ही किसी एम्प्रेस के बनने के लायक था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसे एम्परर के साथ डिनर करने के लिए इनविटेशन मिल गया था। विंग मनी में सोचता है, कम से कम एम्परर जैसा मैं हूँ उसके लिए मुझे लाइक करते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं था कि वो एम्परर को उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ कर सके। विंग का दिल पिघल सा गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और कॉन्फिडेंटली लान जिंगी से कहता है, मैं ये इनविटेशन रिजेक्ट करता हूँ, और साथ ही एम्परर के भेजे गए इन गिफ्ट्स को भी। लान जिंगी, तुम्हारे यहाँ आने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मुझे तुम्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। ये सब विंग ने कह तो दिया था, पर अंदर ही अंदर उसकी बॉडी का हर एक पार्ट डर और गुस्से के कारण कांप रहा था, क्योंकि विंग तो विंग था और एम्परर थे। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो विंग कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज का मोहरा था। कितना आसान होता ना अगर
विंग एम्परर की बात मानकर उनके हिसाब से चलता और वो उस लाइफ को जीता जो वो हमेशा से जीना चाहता था। बहुत इजी हो जाता ना विंग के लिए सब कुछ। आज भी विंग का एक पार्ट जानता था कि वो कितना ज़्यादा ये सब चाहता था। उसकी इच्छा थी कि काश उसकी भी एक परफेक्ट मैरिज होती जैसे कि उसे प्रॉमिस की गई थी। विंग कितना ज़्यादा उन मॉर्निंग्स की चाहत रखता था जब वो सुबह उठता तो उसके सामने एम्परर का चेहरा होता। लेकिन विंग को स्ट्रांग होना होगा। अगर कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं खड़ा होगा तो विंग खुद अपने लिए खड़ा होगा, अपना स्टैंड लेगा। वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा और वो खुद को प्रायोरिटी पर रखेगा, अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रखेगा। तभी लान चिंगी, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नज़र आ रही थी, वो कहता है योर हाइनेस हिज मैजेस्टी वो बहुत बहुत निराश हो जाएंगे। अब समझ में आया कि लिटिल लान झिंगी भी अपने ब्लड रिलेटिव एम्परर से डरता था। विंग लान झिंगी की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर निराशा ही सही, अब जाओ यहाँ से। ऐसा लगा लान झिंगी विंग के ना को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो फिर एक बार एम्प्रेस को मनाने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से भीड़ से निकलकर वेन चिंग सामने आ गई और जिंगी से बोली, हिज हाइनेस ने ऑलरेडी अपना आंसर तुम्हें दे दिया है। उन्होंने ना कहा है। क्या तुम सब रॉयल्स को कम सुनाई देता है या फिर कुछ और बात है? लान जिंगी तुरंत अपने कदम पीछे करते हुए बोला, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस हिज हाइनेस को मतलब मैं हिज हाइनेस को डराना नहीं चाहता था। वेन चिंग चिल्लाते हुए बोली, तो फिर जाओ यहाँ से। वो अपने पास में ही पड़ी हुई एक कुदाल जो कि गार्डन में यूज़ की जाती थी उसको उठा लेती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, जाओ नहीं तो तुम्हें अफसोस होगा। विंग का गुस्सा कुछ कम पड़ गया था जब उसने देखा कि वेनचिंग उसके डिफेंस में सामने आ गई है। वो बोला, वेनचिंग, किसी रॉयल को डराना या धमकाना सही बात नहीं है, बल्कि ये न्याय के विरुद्ध है। लेकिन विंग को एहसास था कि लान जिंगी नाराज़ होकर कोई कदम नहीं उठाएगा। अचानक से लान जिंगी ने बो डाउन किया और कहा, योर हाइनेस, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वो उसके साथ आए हुए सर्वेंट्स को भी अपने साथ वापस चलने के लिए इशारा करता है। वो कहता है, योर हाइनेस, अब हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद विंग को एहसास हो चुका था कि उसने ये क्या किया है। उसके कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए, पर तभी वेनचिंग ने उसे संभाल लिया। वेनचिंग धीरे से कहती है, योर हाइनेस, मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वेनचिंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो सब खेत पर जाकर काम करें। इसके बाद वो विंग को उसके रूम तक लेकर गई जहाँ वो सबकी नज़रों से दूर रह सकता था। वेनचिंग विंग के सामने नील डाउन होकर ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है और अपना शोल्डर ऑफ़र करते हुए कहती है कि अगर विंग रोना चाहता है तो वो रो ले। और ऐसा किया भी विंग ने। वो बहुत रोया।